Assalamualaikum, namaste and good day to everyone. Welcome to my YouTube channel. Let's continue with the book series और ये मेरी बुक है मीन रिव्यू बुक ऑफ मैनर थेरेपी बाय डॉक्टर दिलीप कुमार बेदी और जिसके दो चैप्टर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और ये उसका चैप्टर 3 है पार्ट 3 मतलब चैप्टर 3 द ट्रांसलेटर ज्वाइंट प्ले। ट्रांसलेटर ज्वाइंट प्ले क्या है और इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। लेट्स हैव अ लुक टू दिस। In every joint, there is a position in which looseness or slack in the capsule and ligaments allow a small piece of the movement. मैं आसान लफ्जों में एक्सप्लेन करूं, पीछे हमने कुछ पोजीशंस पढ़ी थी केल्टन बॉन्ड के हिसाब से, क्लोज पैक पोजीशन और ओपन पैक पोजीशन। तो इसके मुताबिक कि हर जॉइंट में ये जो क्लोज पैक और ओपन पैक पोजीशन होती है, लिगामेंट्स की जो रिलैक्स फ्लेक्सिबिलिटी या उनकी जो थोड़ी बहुत मूवमेंट्स ऐसी होती है जो वो खुद अलाउ करते हैं जॉइंट में, जिनको हम आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट कहते हैं आसान लफ्जों में, राइट। दीज उनको ही ज्वाइंट प्ले मूवमेंट्स ही कहा जाता है या प्रीवियसली उनको ज्वाइंट प्ले मूवमेंट कहा जाता है। दीज ज्वाइंट प्ले मूवमेंट्स दे आर असेसरी एंड इनवॉलंटरी। वो हमारे हाथ में नहीं होते बट दे आर असेसरी, फिजियोलॉजिकल नहीं है। मैंने आपको बताया था ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट दे आर द फिजियोलॉजिकल, आर्थ्रोकाइनेमेटिक दे आर द असेसरी। तो ये असेसरी मूवमेंट्स की बात हो रही है, राइट। इनवॉलंटरी मीन्स नॉट अंडर अवर कंट्रोल but they are very essential. Essential किस सेंस में लिए? बिकॉज फॉर द इजी एंड पेनलेस परफॉर्मेंस ऑफ द एक टू मूवमेंट, फुल रेंज परफॉर्म करने के लिए दीज एसेसरी मूवमेंट्स आर वेरी नीडेड, इंपॉर्टेंट बेसिकली। द पर्पस ऑफ द जॉइंट मोबिलाइजेशन इज टू रिस्टोर द, हम नॉर्मली जॉइंट मोबिलाइजेशन वगैरह करते हैं तो उनकी मेन इंडिकेशन क्या है? टू रिस्टोर द नॉर्मल जॉइंट, जो कि पेनलेस जॉइंट फंक्शन या जॉइंट मोशन को अचीव करने के लिए हम मोबिलाइजेशन करते हैं। इन रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट, जो जॉइंट हाइपोमोबाइल होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, उसमें क्या होता है कि दिस इन्वॉल्व्स द रिस्टोरेशन ऑफ द जॉइंट प्ले टू नॉर्मलाइज द रोल ग्लाइडिंग दैट इज एसेंशियल टू द एक्टिव मूवमेंट। इन ओएमटी और ऑर्थोपेडिक मैनुअल थेरेपी केल्टन बोन कॉन्सेप्ट जो हम प्रीवियसली उसकी हिस्ट्री देख चुके हैं, वी यूज दीज ट्रांसलेटरिक लीनियर जॉइंट प्ले मूवमेंट किस पर्पस के लिए? अबाउट द ट्रीटमेंट प्लान, इवोल्यूट करने के लिए और डायग्नोस करने के लिए। जितने भी ऑर्थोपेडिक कंडीशंस होती है उनको इवोल्यूट और डायग्नोस करने के लिए वी यूज दीज ट्रांसलेटरिक जॉइंट प्ले मूवमेंट्स फॉर द पर्पस ऑफ इवोल्यूशन एंड ट्रीटमेंट। कैसे? उनको हम देखते हैं। हम इनको अप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, वी अप्लाई दीज ट्रांसलेटरिक ट्रैक्शन, कंप्रेशन, ग्लाइडिंग जॉइंट प्ले मूवमेंट टू इवोल्यूट द जॉइंट फंक्शन। जैसे मैं सिंपल सा मिसाल दूं कि सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि केल्टन बोन जो डायरेक्शन ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट ग्लाइडिंग के लिए ग्लाइड टेस्ट परफॉर्म होती है, तो उस पे क्या हो रहा था बेसिकली? ग्लाइड, और ग्लाइड क्या है? आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट है बेसिकली। तो इनको हम इवोल्यूट करने के लिए भी यूज करते हैं और ट्रीट करने के लिए भी। कुछ बेसिक टर्म्स हैं, पहले उनको पढ़ लेते हैं। केल्टन बॉन्ड ट्रीटमेंट क्या है? केल्टन बॉन्ड ट्रीटमेंट जो प्लान है बेसिकली वो हमेशा कॉनकेव सरफेस पे होता है। इफ यू रिमेंबर द कॉन्वेक्स कॉनकेव रूल, तो हर जॉइंट जो बॉल एंड सर्कल जॉइंट होगा उसमें, लेट्स सपोज इफ यू टॉक अबाउट द शोल्डर जॉइंट, तो ग्लिनोइड कॉनकेव है, तो ट्रीटमेंट प्लान जो होगा वो कॉनकेव पे होगा बेसिकली, कॉन्वेक्स पार्ट पे कभी नहीं होगा। हमेशा कॉनकेव पे होता है और ये हमेशा एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है। सो केल्टन बॉन्ड प्लान that also passes through a joint and lies at the right angle to the running from the axis of rotation। केल्टन बोन का जो ट्रीटमेंट प्लान है वो हमेशा कॉनकेव सरफेस पे होगा और हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके? सामने वाला जो कॉन्वेक्स है उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मैं आपको नीचे पिक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ। दी ट्रीटमेंट प्लान जो है वो हमेशा कॉनकेव सरफेस पे होगा। इट रिमेन्स विद द कॉनकेव सरफेस वेदर द मूविंग जॉइंट इज पार्टनर इज द कॉन्वेक्स और कॉनकेव, सामने कोई भी हो, ये है कॉनकेव पार्ट। जो ट्रीटमेंट प्लान है वो हमेशा कॉनकेव पे होगा। ऑलवेज द जॉइंट, always stays the joint play movement by moving the bone parallel or right angular to the Kelton bone treatment plan। हम कोई भी मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं या बेसिकली हम जब टेस्ट भी कर रहे होते हैं तो विथ रेस्पेक्ट टू द कॉन्केव प्लान की अकॉर्डिंगली करते हैं। अगर हम उसी के पैरेलल जा रहे होते हैं तो एक मूवमेंट हो रही होती है, अगर उसके हम अपोज परपेंडिकुलर जा रहे हैं तो कौन कौन सी मूवमेंट्स होते हैं उनको हम थोड़ा बहुत देखते हैं। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर लें उसमें पिक्चर के हिसाब से। इफ यू सी द पिक्चर ऑन द राइट साइड जिस पे ट्रीटमेंट डायरेक्शन लिखा हुआ है, तो अगर मैं आपको शो करूं तो एक जो कॉनकेव सरफेस है, लेट्स कंसीडर दिस इज द ग्लिनोइड केविटी ऑफ द स्कैपुला, राइट। और जो बॉल है दैट इज ऑब्वियसली द हेड ऑफ द ह्यूमरस। इफ यू सी, एक कॉनकेव सरफेस पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई है। इफ यू, ये जो ट्रीटमेंट डायरेक्शन ब्लू में लिखा हुआ है ना, उस पिक्चर की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें फिगर भी लिखी हुई है, राइट। तो कॉनकेव पार्ट पे एक पर्टिकुलर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, दैट इज द ट्रीटमेंट प्लान बेसिकली। नाउ इफ यू सी, जो दूसरी लाइन उसके एग्जैक्टली बीच से निकल रही है, परपेंडिकुलर निकल रही है, वो एग्जैक्टली हेड ऑफ ह्यूमरस के, जो अब जो हेड ऑफ ह्यूमरस है वो कॉन्वेक्स है, उसका जो एक्सेस पॉइंट है, जो उसका सेंटर पॉइंट है, जो रोटेटरी पॉइंट है, वहां से गुजर रहा है और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अब आपकी ऊपर वाली डेफिनेशन क्लियर होगी। द कॉन्केव जो ट्रीटमेंट प्लान है, इट लाइज एट द परपेंडिकुलर टू द एक्सिस
एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द कॉन्वेक्स पार्ट, कॉन्वेक्स पार्ट का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके हमेशा परपेंडिकुलर होता है ट्रीटमेंट प्लान। ये ट्रीटमेंट प्लान है बेसिकली। अब हेड ऑफ ह्यूमरस को अगर आप विथ रेस्पेक्ट टू, अगर इसके पैरेलल करते हो कॉनकेव ट्रीटमेंट प्लान के, अगर आप पैरेलल मूव करते हो तो आप उसको ग्लाइड कर रहे हो बेसिकली, और जब इसके परपेंडिकुलर कर रहे हो तो आप ट्रैक्शन कर रहे हो। और ये दूसरी डेफिनेशन है सेकंड वाले पैराग्राफ की, कि हम विथ रेस्पेक्ट टू डिसाइड करते हैं कि हमने मूवमेंट किस तरफ करनी है। अगर हम ट्रीटमेंट प्लान के पैरेलल मूव करते हैं कॉन्वेक्स पार्ट तो बेसिकली सो यू आर जस्ट ग्लाइडिंग द जॉइंट, राइट। और अगर आप उसके परपेंडिकुलर ट्रैक्ट करते हैं तो यू आर बेसिकली डिस्ट्रैक्टिंग इधर with respect to the treatment plan उसके accordingly, right? So they decide the treatment direction basically. अब ट्रांसलेटरी ज्वाइंट प्ले मूवमेंट्स हैं कौन कौन सी? ट्रांसलेटरी ज्वाइंट प्ले मूवमेंट मेंशन अब कौन कौन सी हैं उनको हम देखते हैं। सबसे पहले ट्रैक्शन। ट्रैक्शन में क्या होगा कि आप कॉन्वेक्स पार्ट को विद रेस्पेक्ट टू द ट्रीटमेंट प्लान आप डिस्ट्रैक्ट करोगे, परपेंडिकुलर लेके जाओगे। सो ट्रैक्शन इज अ लीनियर ट्रांसलेटरी ज्वाइंट प्ले मूवमेंट एट अ राइट एंगल, ये हमेशा परपेंडिकुलर होगी एंड अवे फ्रॉम ट्रीटमेंट प्लान इफ यू कैन सी द पिक्चर, राइट। कंप्रेशन में क्या होगा, ये उसके उलट होगी ऑब्वियसली। तो आप फिगर ए में देखो, फिगर ए में ट्रैक्शन है बेसिकली, और फिगर बी में कंप्रेशन भी लीनियर ट्रांसलेटेड जॉइंट प्ले मूवमेंट तो है, बट नॉट अवे फ्रॉम, बट इट इज टूवर्ड द ट्रीटमेंट प्लान। नाउ जस्ट लुक एट द फिगर ए विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रीटमेंट प्लान। जो है ग्लिनॉइड को ट्रीटमेंट प्लान बनाया तो हेड ऑफ ह्यूमरस को पुल किया जा रहा है, दैट इज द ट्रैक्शन। और इसका अगर रिवर्स करो, कॉन्केव पार्ट को भी अगर आप पुल करो, लेकिन इट शुड बी अवे फ्रॉम। और बी में देखो तो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, दैट इज टूवर्ड द, दैट इज द कंप्रेशन बेसिकली। और ग्लाइडिंग हमेशा पैरेलल होगी। सो तो ट्रांसलेटेड ज्वाइंट प्ले ग्लाइडिंग इज आल्सो ज्वाइंट प्ले मूवमेंट, बट इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द ट्रीटमेंट प्ले। नाउ कम टू द सी एंड द पिक्चर। अगर आप फिगर सी और डी देखो, तो फिगर डी को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ट्रीटमेंट प्लान, लेट्स सपोज दिस इज द ग्लिनॉइड केव थी, और हेड ऑफ ह्यूमरस को जब आप ऊपर की तरफ लेके जाओगे या नीचे की तरफ लेके जाओगे, डिस्ट्रैक्ट नहीं करोगे। डिस्ट्रैक्ट करोगे तो ट्रैक्शन हो जाएगी और परपेंडिकुलर। अगर आप पैरेलल मूव करोगे तो ये ग्लाइडिंग होगी। अब ग्लाइड कोई भी हो सकती है, एंटीरियर पोस्टीरियर, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, बट वो पैरेलल मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू द ट्रीटमेंट प्लान। डिटरमिनिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड ग्लाइड, जिस तरफ रिस्ट्रिक्टेड है उसका डायरेक्शन कैसे मालूम होगा, जिसके लिए दो टेस्ट होते हैं, एक तो ग्लाइड टेस्ट होता है और दूसरा केल्टन-बॉन्ड कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल आपको बताएगा कि रिस्ट्रिक्शन किस तरफ है। इन केस ऑफ द रिस्ट्रिक्टेड ग्लाइडिंग, जिस तरफ ग्लाइडिंग रिस्ट्रिक्टेड, वी अप्लाई द केल्टन-बॉन्ड अप्लाइड द पैसिव ट्रांसलेटेड ग्लाइडिंग मूवमेंट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में उसको ग्लाइड करके देख रहे थे, और उससे डिटरमाइन करते हैं कि किस तरफ ग्लाइडिंग रिस्ट्रिक्ट, मतलब हम कंपेयर कर रहे थे। लेट सपोज आप लोड एंड शिफ्ट टेस्ट होता है, लोड एंड शिफ्ट में क्या करते हो, शोल्डर की एक स्पेशल टेस्ट है, उसमें आप हेड ऑफ ह्यूमरस को ग्रिप करके पहले आगे की तरफ लेके जाते हो फिर पीछे की तरफ लेके जाते हो। तो बेसिकली आप डिटरमाइन कर रहे हो, चारों तरफ कंपेयर करते हो कि कौन सा डायरेक्शन रिस्ट्रिक्टेड है। तो व्हाट यू आर डूइंग बेसिकली डिटरमाइन, आप एग्जामिन कर रहे हो कि किस तरफ जो हाइपोमोबिलिटी ज्यादा आ रही है सपोज, फिर आप दूसरे शोल्डर से भी कंपेयर कर सकते हो। द ग्लाइड टेस्ट इज प्रेफर्ड बिकॉज इट गिव्स द मोस्ट एक्यूरेट, और इन दोनों में से ग्लाइड टेस्ट जो है वो ज्यादा अथेंटिक टेस्ट देता था बेसिकली। और कॉन्वेक्स कौन, तो ग्लाइड टेस्ट क्या है, डायरेक्ट मेथड जिसमें आप डायरेक्ट ग्लाइड देते हैं, मतलब आप पहले एंटीरियर ग्लाइड दोगे फिर पोस्टीरियर दोगे, दोनों को कंपेयर करोगे कि न्यूट्रल से एंटीरियर या पोस्टीरियर दोनों में क्या फर्क आ रहा है, कहीं पे रिस्ट्रिक्शन तो ज्यादा नहीं आ रही। लेकिन जो दूसरा रूल है केल्टन बोर्ड कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल, वो इनडायरेक्ट मेथड, उससे भी हमें डायरेक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ग्लाइड पता चलता है। टू अंडरस्टैंड दिस रूल वी नीड टू लुक एट द फॉलोइंग पॉइंट। कॉन्वेक्स कॉन्केव रूल इनडायरेक्ट मेथड को समझने के लिए डेफिनेटली आपने पहले उसको रूल को समझना है। मैं आसान लफ्जों में, मेरी इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनी हुई है, लेकिन मैं आपको आसान लफ्जों में इस रूल को पहले थ्योरेटिकल एक्सप्लेन कर लेता हूँ। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द बोन मूवमेंट्स एंड ग्लाइडिंग। मैं बिल्कुल आपको अलग, आप ये रूल वन रूल टू अलग करके ना डिफाइन करें, मैं आपको आसान लफ्जों में बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डिसाइड करना है, पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स क्या होता है, कॉनकेव क्या होता है। कॉन्वेक्स बेसिकली हेड ऑफ ह्यूमरस जो बॉल पॉइंट है जिसमें कॉन्वेक्सिटी होती है, दैट इज द कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या होता है, जिसमें एक केविटी होती है। मिसाल के तौर पे शोल्डर जॉइंट को अगर आप देखो तो केविटी किस में है, ग्लिनॉइड में। तो ग्लिनॉइड इज द कॉनकेव जिस पे ट्रीटमेंट प्लान होगा। और हेड ऑफ ह्यूमरस को अगर आप देखो तो वो कॉन्वेक्स है। इसी तरह हिप जॉइंट में हेड ऑफ फीमर इज द कॉन्वेक्स और एसिटेबुलम इज द कॉनकेव। नाउ दिस इज क्लियर। अब आपने क्या करना है, कॉन्वेक्स कॉनकेव रूल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली कि जब भी दो जॉइंट मूव करेगा, जाहिर सी बात है एक सेगमेंट मूव करेगा एक स्टेबलाइज होगा। लेट सपोज इफ यू डू ए शोल्डर एब्डक्शन, जब आप शोल्डर एब्डक्शन करते हो तो हेड ऑफ ह्यूमरस मूव करता है लेकिन ग्लिनॉइड स्टेबल रहता है। तो सबसे पहले आपने देखना होता है मूविंग पार्टनर कौन सा है। अगर आपका मूविंग पार्टनर कॉन्वेक्स है लेट सपोज, तो दोनों मूवमेंट
ग्लाइडिंग मूवमेंट, बोन की मूवमेंट और आर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट। लेट्स सपोज इफ यू डू अ शोल्डर एब्डक्शन, शोल्डर एब्डक्शन में बोन कौन सी मूव करती है? ह्यूमरस, राइट। दूसरी मूवमेंट तो ह्यूमरस की जो एब्डक्शन है, मूवमेंट ह्यूमरस की हो रही है, बोन की मूवमेंट हो रही है, ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट है। ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट कौन सी हो रही है? जो अंदर शोल्डर ज्वाइंट के अंदर जो ग्लाइडिंग हो रही है, लेट्स सपोज दैट इज द ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट। तो जब मूविंग पार्ट आपका ड्यूरिंग एब्डक्शन कौन सा है? कॉन्वेक्स है। तो जब मूविंग पार्ट आपका कॉन्वेक्स होगा तो ऑस्टियोकाइनेमेटिक मूवमेंट और ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कैसे? जब आप शोल्डर एब्डक्ट करते हो, ठीक है, और एब्डक्ट करो, सामने फॉरवर्ड फ्लेक्शन करो, लेट सपोज शोल्डर एब्डक्शन करते हो, तो आपकी ह्यूमरस किस तरफ मूव करती है? अपवर्ड, साइड से मूव करती है, लेकिन ऊपर की तरफ, आपके कान की तरफ, एयरलोब की तरफ, आपके स्कल की तरफ, टुवर्ड रूफ मूव करती है, राइट। लेकिन अगर आप अंदर की तरफ देखो तो जो शोल्डर ज्वाइंट के अंदर जो ग्लाइडिंग हो रही है, जो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है, वो किस तरफ ग्लाइड करता है? डाउनवर्ड। तो ह्यूमरस किस तरफ मूव कर रही है? अपोजिट। ग्लाइड किस तरफ हो रही है? डाउनवर्ड, इंफीरियर ग्लाइड हो रही है, मतलब हेड ऑफ ह्यूमरस डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो दोनों की मूवमेंट अपोजिट है, जस्ट बिकॉज मूविंग पार्ट कौन सा है? कॉन्वेक्स है। तो रूल वन ये कहता है कि अगर मूविंग पार्ट जो है वो कॉन्वेक्स है, लेट सपोज, तो जो ऑस्ट्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट है या जो ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट है वो हमेशा अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। दैट इज सिंपली है कॉन्सेप्ट। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ। नी के ऊपर जो फीमर के कंडाइल्स हैं वो कॉन्वेक्स है, और जो टिबियल प्लेटू है जिसके ऊपर मूवमेंट हो रही होती है बेसिकली, वो कॉनकेव है, ठीक है। तो जब मूविंग पार्ट कॉन्वेक्स होगा तो ऑस्ट्रोकाइनेमेटिक और ऑर्थ्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट वुड बी अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अब आपने किस तरह इसको एक्सप्लेन करना है कि नी के ऊपर इसकी मूवमेंट कुछ इस तरह से हो रही है कि जब आप स्क्वाट में जाते हो, स्क्वाटिंग करते हो, बेसिकली जब बैठने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो इफ यू सी कि जब आपकी मूवमेंट जो बेसिकली हो रही है, तो जो टिबिया मूव कर रही है बोन पोस्टीरियरली, जब आप बैठने की कोशिश करते हो चेयर पे के ऊपर, तो जो आपके बटक्स हैं, जो फीमर है, वो आपकी वो पोस्टीरियरली पीछे की तरफ मूव कर रही होती है ना। मीन जो टिबिया के जो कंडाइल्स हैं, वो अंदर उसके ऊपर जो ग्लाइडिंग होती है वो एंटीरियर ग्लाइडिंग होती है। तो मूवमेंट बोन की किस तरफ हो रही है? पोस्टीरियर। तो ऑस्ट्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट इनडायरेक्टली पोस्टीरियर हो रही है, लेकिन जो ग्लाइडिंग हो रही है जो कि ऑर्थोकाइनेमेटिक है वो एंटीरियर। तो दे बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ड्यूरिंग सिटिंग टिबियल कंडाइल जो है, फीमोरल कंडाइल्स जो हैं, वो टिबियल प्लेटू के ऊपर एंटीरियरली ग्लाइड करते हैं। इट मींस यही मूवमेंट जब आप अपोजिट करो, नी की एक्सटेंशन करो, बेसिकली नी की अब फ्लेक्शन हो गई सिटिंग के दौरान। अब जब आप नी की एक्सटेंशन करोगे, इट मींस जब आप नी की एक्सटेंशन मींस कि जब आप उठने की कोशिश करोगे, फ्रॉम सिट टू स्टैंड जब आ रहे हो बेसिकली, तो उस वक्त क्या होता है कि ह्यूमरस किस तरफ मूव करती है? अपवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करते हैं, आपके बटक्स ऊपर जा रहे होते हैं, आप स्ट्रेट हो रहे हो बेसिकली। लेकिन मीन ऑर्थोकाइनेमेटिकली ग्लाइड किस तरफ हो रही है? पोस्टीरियर ग्लाइड हो रही है। तो जब मूवमेंट अपोजिट अपवर्ड होगी, ऑर्थोकाइनेमेटिकली अपवर्ड जाओगे आप लोग, आप आपकी बोन, और लेकिन ग्लाइडिंग जो ऑर्थोकाइनेमेटिकली ग्लाइडिंग होगी, दैट वुड बी पोस्टीरियर। तो व्हेन द मूविंग पार्ट इज कॉन्वेक्स, द what we can say the osteokinetic and orthokinetic movement would be opposite in direction। और इसका जब रिवर्स करो, रूल टू क्या है? कॉनकेव रूल। जब मूविंग पार्ट कॉनकेव होगा, अब जो बोन की डायरेक्शन अपोजिट थी ऑस्ट्रोकाइनेमेटिक एंड ऑर्थोकाइनेमेटिक मूवमेंट, दे बोथ वुड बी सेम इन डायरेक्शन। में इसका बेस्ट एग्जांपल आपको, अब हम बात करेंगे रूल टू की। रूल टू मतलब कॉनकेव रूल। कौन इस रूल के मुताबिक कि जब मूविंग पार्ट अब कॉन्वेक्स नहीं होगा, कॉनकेव होगा। अब स्टेबलाइजिंग पार्ट कॉन्वेक्स होगा लेकिन मूविंग पार्ट कॉनकेव होगा। तो जो मूवमेंट होगी वो सेम डायरेक्शन, किसकी मूवमेंट? ऑस्ट्रोकाइनेमेटिक एंड ऑर्थोकाइनेमेटिक मूवमेंट। एंड द बेस्ट एग्जांपल वी हैव अ ह्यूमरो अल्नर जॉइंट। ह्यूमरो अल्नर ज्वाइंट की अगर मैं बात करूं, तो एज यू कैन सी इन द पिक्चर फिगर नंबर वन, जो ट्रोक्लिया है बेसिकली, वो जो ट्रोक्लिया ह्यूमरस की ट्रोक्लिया है वो कॉन्वेक्स इन नेचर है। और जो ट्रोक्लियर नॉच है बेसिकली, जो ट्रोक्लियर नॉच है वो अल्ना का पार्ट है, वो कॉनकेव है। तो जब आप ह्यूमरो अल्नर ज्वाइंट की अगर मैं बात करूं, जहाँ पे ट्रोक्लिया ह्यूमरस है और जो ट्रोक्लियर नॉच है जो अल्ना का पार्ट है वो कॉनकेव। अब हमने मूव कराना है कॉनकेव पार्ट को, मतलब ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन। तो जब आप एल्बो की फ्लेक्शन करते हो, लेट्स सपोज आप अपना हाथ सीधा सामने की तरफ रखें एंड जस्ट डू एल्बो फ्लेक्शन। जब आप एल्बो फ्लेक्शन करते हो तो आपकी जो रेडियस और अल्ना है, जो फोरआर्म की बोन्स है, फोरआर्म किस तरफ मूवमेंट हो रही होती है? अपवर्ड, ऊपर की तरफ। जब एल्बो की फ्लेक्शन होती है तो हाथ आपका टूवर्ड शोल्डर आता है, अपवर्ड मूवमेंट करके आएगा ना। मीन वाइल जो ट्रोक्लियर नॉच है बेसिकली, वो ट्रोक्लिया के ऊपर जो मूवमेंट करती है वो भी अपवर्ड अपवर्ड ही होगी। तो मूवमेंट जो ऑस्ट्रोकाइनेमेटिक मूवमेंट है और जो ऑर्थोकाइनेमेटिक रोलिंग मूवमेंट है, दैट दे बोथ आर अपवर्ड, मीन सेम इन डायरेक्शन। सो इफ यू कैन सी दैन पिक्चर, अगर आप पिक्चर में देखो तो जो फिगर एच के ऊपर लिखा हुआ है, तो एल्बो की जब फ्लेक्शन बेसिकली हो रही है, तो जो इमेजिन करो ये जो ट्रोक्लियर नॉच है
बेसिकली, जो कि अल्ना का पार्ट है, वो उसके ऊपर ग्लाइड दे रही होती है अपवर्ड। तो दोनों जो एरो हैं, तो मूवमेंट भी ग्लाइड अपवर्ड हो रही है, और जो एल्बो की फ्लेक्शन के वक्त जो अल्ना की मूवमेंट है बेसिकली, वो भी विथ रेस्पेक्ट टू द ह्यूमरस अपवर्ड है बेसिकली, right? So they both are same in direction. So when the moving part is concave, the osteokinetic and orthokinetic, they both move in same direction, right? Then we have a grades of the translator joint play movement के भी grades होते हैं. Ability to correctly perform the translator joint play movement वो डिपेंड करता है प्रैक्टिशनर के स्किल्स के ऊपर, डिपेंड करता है कि वो ग्रेड को किस तरह डिवाइड करता है. पहले वो स्लैग को फील करेगा जॉइंट में, फिर टिश्यू जो उनके जॉइंट्स को क्रॉस कर रहे हैं, एंड देन अल्टीमेटली जो टिश्यू स्टिफ हो जाते हैं, उनकी स्टिफनेस वगैरह बहुत सारे. तो ग्लाइडिंग उस हिसाब से चूज की जाती है. ग्रेडिंग जो है ट्रांसलेटेड जॉइंट प्ले मूवमेंट्स की ग्रेडिंग. तो ग्रेड वन जो है वो लूजनिंग है. लूजनिंग उसका नाम है. दैट मीन्स अ स्मॉल ट्रैक्शन फोर्स दैट प्रोड्यूसेस नो अप्रिशिएबल जॉइंट सेपरेशन. जब हम एक छोटा सा ट्रैक्शन फोर्स देंगे जिसकी वजह से कोई वाजे तौर पे अप्रिशिएबल जॉइंट के ऊपर मूवमेंट नहीं आएगी बेसिकली. तो इसका मकसद क्या है? इन ऑर्डर टू स्टिमुलेट द मेकेनोरिसेप्टर्स ओनली. तो ग्रेड वन फ्रैक्शन इज बेसिकली यूज टू रिड्यूस द फ्रैक्शन बिटवीन द जॉइंट सर्फेसेस. जब ग्लाइडिंग के वक्त जॉइंट सर्फेसेस के दौरान जो फ्रैक्शन हो रही है, उनको रिड्यूस करने के लिए एक स्मॉल ट्रैक्शन फोर्स दिया जाता है, जिसको ग्रेड वन या लूजनिंग कहा जाता है बेसिकली. ग्रेड टू क्या है? टाइटनिंग है. द मूवमेंट फर्स्ट टेकन अप स्लैग इन द टिश्यू सराउंडिंग द जॉइंट एंड देन टाइटन द टिश्यू. पहले स्लैग देके उसको लूज, थोड़ा सा सराउंडिंग टिश्यू को लूज किया जाता है, फाइनली उस टिश्यू को टाइट किया जाता है. फिर इन स्लैग जोन जो कि बिगिनिंग ऑफ द ग्रेड टू है, जिसपे थोड़ी सी आपको रेजिस्टेंस मिलती है टू पैसिव मूवमेंट. पैसिव मूवमेंट जब आप करते हो, क्योंकि आप ये पैसिवली करा रहे हो बेसिकली, तो आप थोड़ी सी आपको रेजिस्टेंस मिलती है बेसिकली. एंड देन फर्दर द ग्रेड टू मूवमेंट इनटू द ट्रांजिशन जोन. तो ये एक जोन है बेसिकली. पहले सिलेक्ट जोन होता है, फिर ट्रांजिशन जोन, और एट द एंड जोन पे जहाँ पे टिश्यू बेसिकली टाइट टाइट हो जाता है, और जैसे ही वो टिश्यू टाइट हो जाएगा, उससे आगे नहीं जा पाओगे. तो उस जॉइंट को जब ट्रांजिशन जोन से क्रॉस करने की लगोगे, तो वो बेसिकली आपको रेजिस्ट करेगा. जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा फील होगी, एंड इफ यू रिमेम्बर, यहीं पे ही एंड फील बेसिकली हो रही होती है, एंड फील को फील किया जाता है. सो अप्रोचिंग द एंड ऑफ द ग्रेड टू राउंड, प्रैक्टिशनर एक मार्क अच्छी खासी रेजिस्टेंस फील करता है, जिसको फिजियोलॉजिकल बैरियर या फर्स्ट स्टॉप बेसिकली कहा जाता है. एंड फाइनली इस स्टॉप से जब आप आगे जाओगे, तो पेशेंट का जो स्ट्रक्चर होगी, जो भी स्ट्रक्चर होगी, मसल हो कोई भी हो, वो स्ट्रेच हो जाता है. एंड देन द लास्ट ग्रेड थ्री इज द stretching. Now the movement is applied after the select zone that is has been become a tight start, जो कि टाइट हो चुका है, ट्रांजिशन जोन को क्रॉस कर चुका है. इस पॉइंट पे जब ग्रेड थ्री का स्ट्रेचिंग फोर्स आप अप्लाई करते हो, और उसको फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए अगर आप रखोगे, तो वो स्ट्रक्चर स्ट्रेच हो जाएगी. एंड रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट इंक्रीज रैपिडली विद एन ग्रेड थ्री. ऐसी बात है, एक रेंज से बियॉन्ड जब आप चले जाओगे, और इसको अगर सस्टेन रखोगे, तो वो स्ट्रक्चर सस्टेन रह जाएगी, स्ट्रेस्ड रह जाएगी बेसिकली, लेंथन रह जाएगी. अब इसको पैल्पेट अगर आपने करना होता, तो ग्रेड वन और ग्रेड टू का जो सिलेक्ट जोन है बेसिकली, तो थेरेपिस्ट को थोड़ी सी रेजिस्टेंस फील हो रही थी, इसमें इतना एहसास नहीं होता. लेकिन ग्रेड टू का जो ट्रांजिशन जोन है, जिसपे अच्छी खासी रेजिस्टेंस फील हो रही होती है पेशेंट्स को, सॉरी थेरेपिस्ट को, तो फर्स्ट स्टॉप जो कि बियॉन्ड द ट्रांजिशन जोन था, द थेरेपिस्ट नाउ सेंस मार्क रेजिस्टेंस. अब यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप पे थेरेपिस्ट को अच्छी खासी रेजिस्टेंस फील हो जाती है, जिसपे सारी स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट टाइट हो चुकी है. नाउ द स्ट्रेचिंग अकर्स बियॉन्ड इस पॉइंट के बाद स्ट्रेचिंग जो है वो स्टार्ट होती है. द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट जोन दैट कैन बी डिफिकल्ट टू फील, जाहिर सी बात है, इट कम्स विद द ये प्रैक्टिशनर के स्किल, और इट कम्स विद द टाइम बेसिकली. देयर वोंट बी एन एब्सेंस ऑफ द रेजिस्टेंस सडनली फॉलोड बाय एन अब्रप्ट स्टॉप, rather there is a transition zone. This zone of the increasing resistance, ये जो increasing resistance का जो zone था, आहिस्ता 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 build up करता है slowly and quickly, and you will feel some increasing रेजिस्टेंस बेसिकली. और इससे जब बियॉन्ड जाओगे, तो इसी स्टॉप स्पॉट को फर्स्ट स्टॉप बेसिकली कहा जाता है. एंड मोबिलाइजेशन फॉर द पेन रिलीफ, जिसको हम इन शॉर्ट अगर इन सबको मैं समराइज करूं, तो ग्रेडिंग के जो हम नॉर्मली मेटलन ग्रेड है या कैल्टनफोर्ड ग्रेड है, उसको हम फाइव में डिवाइड करते हैं, ग्रेड वन से लेके ग्रेड फाइव. लेकिन जो कैल्टनफोर्ड ने उसको डिवाइड किया था बेसिकली, वो तीन ग्रेड्स में किया था. स्लैक जोन, जिसपे आपको निग्लिजिबल नो एप्रिशिएबल मूवमेंट फील होगी, लेकिन वो सिर्फ फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए दी जाती है. आम लफ्जों में आज जो हम मेटलन की अप्लाई करते हैं, वो ग्रेड वन कह सकते हो. देन यू हैव अ आफ्टर द सेलेक्ट जोन यू हैव अ टाइट जोन. टाइट जोन में एक मार्केबल एंड फील रेजिस्टेंस फील होती है, और जो मैक्सिमम जहाँ पे फील होगी, दैट इज द फर्स्ट स्टॉप. और लास्टली द थर्ड ग्रेड इज द स्ट्रेचिंग. उसी फर्स्ट स्टॉप के बियॉन्ड जब आप जाओगे, तो वो ग्रेड थ्री आपका कहलाएगा, स्ट्रेचिंग.
राइट। फिर पैथोलॉजिकल ग्रेड्स है ज्वाइंट ट्रांसलेटर मूवमेंट के। इन द प्रेजेंस ऑफ द ज्वाइंट पैथोलॉजी, अगर कहीं पे ज्वाइंट पैथोलॉजी है तो क्वालिटी ऑफ एंड फील जो है डेफिनेटली वो चेंज हो जाती है, तो ग्रेड ऑफ मूवमेंट भी चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे इन प्रेजेंस ऑफ द मार्क हाइपोमोबिलिटी, बहुत ज्यादा जब रिस्ट्रिक्शन फील होती है तो स्लैक जो है वो बिल्कुल जल्दी फील हो जाता है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल, सो द ग्रेटर फोर्स मे बी नेसेसरी टू नलीफाई द इंट्राआर्टिकुलर कंप्रेशन फोर्स। लाइक इन हाइपरमोबिलिटी स्लैक जो है वो देर से फील होता है, जो लूजनिंग नॉर्मली आपको नॉर्मल टाइम पे फील होती है वो हाइपोमोबिलिटी में पहले फील होती है, लेकिन हाइपरमोबिलिटी में देर से फील होती है बेसिकली। राइट, तो जाहिर सी बात है जब अगर ये जो तीन ग्रेड थे नॉर्मली लूजनिंग, टाइटनिंग और स्ट्रेचिंग, अगर इनकी टाइमिंग में भी अगर वेरिएशन मिलेगी तो जो आप उसको मोबिलाइज करोगे, लेट सपोज ग्रेड्स जो मोबिलाइज करोगे या मूवमेंट जो परफॉर्म करोगे वो भी अकॉर्डिंगली वेरी करेगी। ठीक है, तो यूजिंग द ट्रांसलेटर ग्रेड्स ऑफ मूवमेंट, ग्रेड वन यूज होता है रिलीव द पेन लाइक वाइब्रेटरी, जिस तरह मैंने आपको बताया ग्रेड वन और टू मूवमेंट पेन के लिए यूज होता है। ग्रेड वन फ्रैक्शन इज यूजुअल साइमल्टेनियसली विद ग्लाइड टेस्ट एंड ग्लाइड मोबिलाइजेशन के साथ मूवमेंट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंप्रेशन फोर्स एंड पेन एंड अल्टीमेटली टू रिड्यूस द फ्रैक्शन। ये ग्रेड ये है अगर हम ग्रेड वन की बात करें। ग्रेड टू की अगर हम बात करें टेस्ट ज्वाइंट प्लेट ट्रैक्शन एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट्स के लिए, इट आल्सो रिलीव द पेन, जिसमें ट्रीटमेंट टेक्स प्लेस इन द सेलेक्ट जोन में होता है, नॉट इन द ट्रांजिशन जोन। इंक्रीजिंग और मेंटेन द मूवमेंट देन रिलैक्स एंड मोबिलाइजेशन कैन बी अप्लाइड विद द एंटायर ग्रेड टू। ग्रेड थ्री ट्रांस जो है टेस्ट ज्वाइंट प्ले लेकिन एंड फील एंड अल्टीमेटली इट इज यूज फॉर टू इंक्रीज द रेंज एंड मोबिलिटी। Okay, thank you so much. This was a small introduction of what we can say ग्रेडिंग। इन शॉर्ट आजकल के टाइम में केल्टन बॉन्ड की जो तीन ग्रेड्स हैं बेसिकली, जिनको हमने अभी हम पढ़ा था, ग्रेड वन टू और थ्री, सिलेक्ट जोन कह लो, जिनको हम नॉर्मली लूजनिंग, टाइटनिंग और स्ट्रेचिंग कहते हैं। केल्टन बॉन्ड ने मोबिलाइजेशन के जो ग्रेड्स हैं उनको तीन में डिवाइड किया था, लेकिन आगे चल के फिर मेटलन के जो पांच ग्रेड्स हैं वो हुए, और यूजुअली लोग उनको भी इवोल्यूट करते हैं। तो अगर किसी भी टॉपिक में आपको कंफ्यूजन हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं otherwise, and my next video would be covering the next chapter definitely. Till then, thank you so much and don't forget to share and subscribe my channel. Audio Jungle.